हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके बहुत सारे डाउट जो मेरे को आप कमेंट में पूछ रहे हो, वो सारे डाउटों का एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। तो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे पहला पॉइंट, जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कॉलेज में हमें कब जाना है। चौथा पॉइंट अपना है कि जो 10,000 रुपये हैं वो कब जमा करवाने हैं, और 10,000 रुपये अगर हम कॉलेज में नहीं जाते हैं तो उसके रिफंड की क्या पॉलिसी है। उसके पाँचवा पॉइंट अपना है मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है। और अपना लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है अपवार्ड कब लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको अपवार्ड लगाना है। तो दोस्तों, अपन एक एक करके बात करेंगे। मेन पॉइंट अपना लास्ट वाला है कि अपवार्ड अपन को कब लगाना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मेरे से यही सवाल पूछ रहे हो कि भैया मेरे को ये कॉलेज मिल गया, मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिल गया, बहुत दूर है मेरे घर से और मेरे ऊपर की प्रेफरेंस ऐसी है, तो मुझे अब अपवार्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सारे पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अपना पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए। दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेकंड राउंड का इंतज़ार करना है। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड का, थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड का, और फाइनली आपको मॉप अप राउंड में भी भाग लेना है अगर आपको लास्ट तक कॉलेज नहीं मिलता है। तो अपना पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय मैंने देखा है 2 साल से कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, जो यूनिवर्सिटी है जो कई बार वेरीफाई नहीं करती है। क्या कारण रहता है दोस्त, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो है वो क्लियर नहीं होती है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स कई बार वेरीफाई नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो है बिल्कुल साफ़ अपलोड करनी है, बहुत अच्छे से आपको फ़ोटो लेना है। हो सके तो आप कंप्यूटर कैफ़े पे जा कर के स्कैन करके उसको अपलोड करें, अपने फ़ोन से ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स आपका जेपीजी फॉर्म में डलेगा, डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ में आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं डलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये आपको वहाँ पर आप डालोगे तो ये भी आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अपना तीसरा पॉइंट है कॉलेज में कब जाना है। बहुत से लोगों के मन में बस एक ही बात, भैया सीट अलॉटमेंट हो गई, मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, मुझे कॉलेज में जाना कब है। दोस्त, इसके आप अगर इस साल का आईसीआर का जो उसने निकाल रखा है, उसके नियम रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वहाँ पे सारा दिया हुआ है। उसमें अगर आप 13 नंबर के पेज को जाकर पढ़ोगे तो उस पे तीसरा नंबर का रूल दिया हुआ है कि जब तक आईसीआर की काउंसलिंग चलती है तो किसी भी कैंडिडेट को उस यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाने में कोई बाधित नहीं कर सकता, ना ही वो यूनिवर्सिटी कर सकती है। फिर भी क्या होता है कि जो अपनी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो बच्चों के लिए सोचती हैं कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटियों में जो उसके स्टेट के बच्चे थे वो आ गए हैं और क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में भी 1 महीने से क्लास चल रही हैं, और जो आईसीआर वाले आएंगे वो पूरा लगभग जनवरी में आएंगे। तो जनवरी तक वो 3 महीने तमिलनाडु के बच्चों से पीछे रह जाएंगे, लेकिन पीछे रहने की कोई बात नहीं है, ये सब कवर कर लेते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था कि कई यूनिवर्सिटियों में एक एक सेमेस्टर, मतलब आगे उनका एडमिशन लिया, सेकंड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन लिया। आईजीके भी छत्तीसगढ़ की बात करें अपन, तो पिछले साल उसमें जैसे लेट हो गया था सेशन, तो उनका डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया। और उसके बाद अब जो सेकंड सेमेस्टर के सीनियर है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जूनियरों के साथ बैठ करके क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो अपनी कॉलेज में जाने वाली बात हो गई। कॉलेज में जाने वाली बात को मैं और क्लियर कर देता हूँ। कॉलेज में आपको कब बुलाएंगे, कॉलेज में बुलाने का रूल यही है कि वो आपको पहले भी बुला सकते हैं। आपका जैसे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो गया तो वो आपको बुला सकते हैं कि आप आइए, मेन कैंपस में आपकी क्लास लगेगी। शुरू में वो आपको मेन कैंपस में बुलाएंगे। अगर वो काउंसलिंग के बीच में आपको बुला रहे हैं, आपने जब सीट को एक्सेप्ट कर लिया उसी के बाद में आपको वो मैसेज करेंगे आने के लिए। अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो ये आपको फाइनली कब बुलाएंगे, कब आपको सब कैंपस अलॉट करेंगे। तो इसका सब कैंपस का फंडा ये होता है कि आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, जब आपका मॉप अप राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जो सारे बच्चे जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी में
जिनका एडमिशन हुआ है, आईसीआर से अलॉट हुई है, उनकी सबकी रैंकिंग को देखेंगे और उस रैंकिंग के हिसाब से जिनकी रैंकिंग अच्छी है उनको मेन कैंपस, और उसके हिसाब से उसके कम रैंकिंग का कैंपस, और उसके हिसाब से उसके बाकी के सब कैंपस आपको दिए जाएंगे। तो ये तो होता है आपके सब कैंपस और मेन कैंपस में जाने का फंडा कि आपको सब कैंपस कैसे मिलता है एक यूनिवर्सिटी में, वो मैंने आपको इस पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि आपको कॉलेज में कब जाना है। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये अपना तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है अपना कि आपको 10,000 रुपये कब जमा कराना है। 10,000 रुपये को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं, और इस 10,000 रुपये की वजह से ही क्या होता है कि कई बार बहुत से लोग कॉलेज में जाने से वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है 10,000 रुपये। तो वो सोचते हैं यार 10,000 रुपये दे रहे हैं। क्या होता है कि चॉइस फिलिंग में कई लोग को नॉलेज नहीं होती, और वो अपने बहुत सारे कोर्स भर देते हैं जिनमें उनको जाना नहीं होता। जैसे फिशरीज भर दिया किसी ने, अब उसको अपर मूवमेंट लगाना है तो उसको 10,000 रुपये तो देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, इस बात को तो सोचता नहीं है कि अपर मूवमेंट लगाऊंगा 10,000 रुपये, उसको ये पता नहीं होता, रिफंड पॉलिसी का पता नहीं होता। तो कई बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग से फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं 10,000 रुपये नहीं देने की वजह से। तो दोस्तों क्या होती है रिफंड पॉलिसी 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये आपको कब जमा कराने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में आपको 10,000 रुपये जमा कराने हैं। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करने का और अपर मूवमेंट लगाने का आपके पास ऑप्शन आपको शो करने लग जाएगा। तो 10,000 रुपये आपको एक बार ही देने पड़ेंगे। आप अपर मूवमेंट लगाओगे तो इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और आप सेकंड राउंड में जाओगे वहाँ भी आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड राउंड में जाओगे वहाँ भी आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। 10,000 रुपया आपका जो यूनिवर्सिटी का फीस है मेन, उसमें जाकर ऐड हो जाता है। जो यूनिवर्सिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस में आपका 10,000 रुपया ऐड हो जाएगा। तो ये तो आपके 10,000 रुपये की बात हो गई। और इसके रिफ़ंड की बात कर ले, कई मेरे अभी मैंने एक मेरे सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो उनको सीयूईटी से बीएचयू मिल गया और आईसीआर से नवासारी मिल गया। तो वो अब बोल रहे हैं कि मुझे तो बीएचयू में जाना है, लेकिन बीएचयू में अगर मैं आईसीआर से जाऊं तो मुझे 3,000 रुपये महीना मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मैं बीएचयू के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर है कि मैं 10,000 रुपये का कैसे वो करूँ, क्या रिफ़ंड पॉलिसी है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो 10,000 रुपये की ये पॉलिसी है कि अगर आप चौथे राउंड से पहले आप किसी कॉलेज में, मान लीजिए आपने 10,000 जमा कर दिए और अपर मूवमेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तीसरे राउंड तक आपका कोई कॉलेज चेंज नहीं हुआ, फिर आप सोच रहे हो कि मुझे तो इस कॉलेज में जाना ही नहीं है, चौथे राउंड में भी हो सकता है यही रहे। तो आगे अगर चौथे राउंड से आप लेट होते हो तो ये बात आपकी यूनिवर्सिटी तक चली जाती है। तो यूनिवर्सिटी में आपको आगे जाकर देखना है कि 10,000 रुपये आपका कैसे आएगा। लेकिन आप चौथे राउंड के 5 बजे से पहले अगर आप अपनी सीट को कैंसिल करते हो तो आपका 1,000 रुपये काट करके 9,000 रुपये आपका वापस रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये तो 10,000 रुपये की पॉलिसी की बात है। तो ये 10,000 रुपये वाला मैटर मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो अपन अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है। दोस्तों मॉप अप राउंड में वही भाग ले सकते हैं जिसको किसी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला है, या किसी ने किसी कारणवश चॉइस फिलिंग नहीं किया था, उसकी अच्छी रैंक थी और वो चॉइस फिलिंग की वजह से आईसीआर की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाया, वो भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। और एक वो बंदा जिसको कोई कॉलेज नहीं मिली 4 राउंड में, उसने 500 रुपये जमा कराए हैं, तो उसको दोबारा मॉप अप राउंड में 500 रुपये जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो अपनी मॉप अप राउंड में भाग लेने की बात हो गई 5वीं। अब अपना लास्ट वाला पॉइंट आता है अपवार्ड कब लगाना चाहिए। दोस्त अपवार्ड के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपनी चॉइस लिस्ट को अच्छे से बनाना है। अगर आपने अपनी चॉइस लिस्ट को अच्छे से बनाया होगा तो आपको अपवार्ड लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन मैंने देखा मेरे पास लगभग अब तक 8-10 लोगों के मैसेज आ चुके हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं से पेड काउंसलिंग लिया हुआ था और उनके पेड काउंसलर ने उसे ऐसी लिस्ट दे दी कि अब वो अपवार्ड लगाने में भी घबरा रहे हैं कि मैं अपवार्ड लगाऊं या नहीं लगाऊं। दोस्त क्या हुआ है, आप किसी भी पेड काउंसलर के पेड काउंसलिंग ले रहे हो और आपके साथ ये पेड काउंसलर हैं जो बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं।
हर साल से करते आ रहे हैं और इस साल भी इन्होंने ऐसा ही किया। जब मैंने उन लोगों की बातें सुनी, उनके मैसेज देखे और उनकी चॉइस प्रेफ़रेंस लिस्ट देखी, तो मुझे भी सच में लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है इन लोगों के साथ। दोस्त, ये लोग आपसे एक सी एक लिस्ट के लिए इतना सारा पैसा ले रहे हैं और उस लिस्ट को भी आपको अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इनकी पेड काउंसलिंग लेने का। मैं किसी पेड काउंसलर का मेरे किसी पेड काउंसलर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनकी वजह से ही आज एक अच्छी रैंक वाला बंदा है जो अपवार्ड लगाने में घबरा रहा है, कहीं मैं इस कॉलेज में तो नहीं चला जाऊँगा। दोस्त, कई-कई एक जो मैंने प्रेफ़रेंस लिस्ट देखी अभी, उसमें 2020 की रैंकिंग आईसीआर की यूँ के यूँ दे दी प्रेफ़रेंस लिस्ट बना कर के। भाई तूने पैसा लिया और उसके हिसाब से तू बोला कि तेरी रैंकिंग वाइज़ लिस्ट बना कर दूँगा और फिर भी तूने सेम जो आईसीआर की रैंकिंग थी उसके हिसाब से बिल्कुल छाप कर के दे दी और बोल दिया कि इसको डाल दो। तो दोस्त, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब अपन कर भी क्या सकते हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, कोई आपको सच्चाई बताता है तो। लेकिन अब आपको पता चल ही रहा होगा कि आपको कितनी कठिनाई आ रही है, क्या आपके मन में डाउट आ रहे हैं, वो लोग आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो सारी बातों को छोड़ते हुए अब अपन बात करते हैं कि आपको अपवार्ड कब लगाना चाहिए। एक तो आपको सब कैंपसों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था, जिन लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया था, मैंने उनको बताया था कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको कोई परेशानी आ रही है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए। तो मैंने इंस्टाग्राम पर उन लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया और उनको मैंने बताया कि आपको आपकी 10 टॉप यूनिवर्सिटियाँ तो इस तरह से बनानी है, बाकी की यूनिवर्सिटियाँ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की अच्छी रैंक थी, जिन लोगों ने मेरे से बात की, उनको मैंने 10 टॉप यूनिवर्सिटी की सलाह दी कि आपकी जो 10 टॉप यूनिवर्सिटी है वो इस क्रम में होनी चाहिए कि आपको 10वीं यूनिवर्सिटी मिले तो आपके मन में ये नहीं आए कि मैं अपवार्ड लगाऊं कि नहीं लगाऊं। आपकी 9 नंबर की यूनिवर्सिटी भी 10 नंबर की यूनिवर्सिटी से बेहतर होनी चाहिए। तो आपको अपर मूवमेंट लगाने में, अपवार्ड लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गलतियाँ की, लेकिन अब आपकी उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। आपको जो कॉलेज मिली है उसके ऊपर की कॉलेज ही आपको सेकंड राउंड में अपर मूवमेंट लगाने पर मिलेगी, उससे नीचे की कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अब ध्यान क्या रखना है, आपको ऊपर की जो आपके यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके सब कैंपसों को देखना है कि उसमें कितने सब कैंपस हैं। उसके हिसाब से ही आपको अपवार्ड लगाना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक मेरे दोस्त का उदाहरण दिया था। पिछली बार उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उसने अपवार्ड लगाया। उसके ऊपर अच्छी यूनिवर्सिटियाँ थी, बीएचयू थी, सीएसके भी था और आईआईआर दिल्ली था, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ थी। लेकिन वही उसके पेड काउंसलर की वजह से उसने एक दांतीवाड़ा गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है उसको भर दिया था और फिर उसने अपवार्ड लगाया। उसने सोचा मुझे बीएचयू मिल जाएगा, मुझे आईआईआर दिल्ली मिल जाएगा, लेकिन उसको दांतीवाड़ा मिला और दांतीवाड़ा मिलने के बाद में उसका चौथे राउंड तक उसका अपवार्ड में कॉलेज चेंज नहीं हुआ और आज वो दांतीवाड़ा के सब कैंपस में पढ़ रहा है। तो ये अपवार्ड लगाने की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिसीज़न है, ये आपको खुद को लेना है, आपको आपको रिस्क है ये। अगर आपने जो सब कैंपस वाले, जो थोड़े कम लेवल के सब कैंपस वाले, कम लेवल के रैंकिंग वाले कॉलेज आपकी कॉलेज के बीच में आ रहे हैं ऊपर प्रेफ़रेंस लिस्ट में, तो आपको बहुत सोच समझ कर के अपवार्ड लगाना है, खुद के रिस्क पे अपवार्ड लगाना है। मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आपको अपवार्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट अच्छी है तो आपको अपवार्ड लगाना चाहिए, और फिर भी आपके ऊपर अच्छे कॉलेज हैं और आपकी चॉइस लिस्ट थोड़ी ख़राब है, आपको अब अच्छा कॉलेज मिला हुआ है लेकिन उससे अच्छे कॉलेज भी आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट में शामिल हैं और कुछ कॉलेज अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उस कैंपस में चले जाओ। बाद में कई बार क्या होता है, अब मैं बोल दूँ आपसे कि आप अपवार्ड मत लगाओ, आपके बीच में वो कैंपस है, उसके ज़्यादा कैंपस हैं और उसके बाद में आपको बाद में पता चले कि आपकी रैंक के बराबर का ही बंदा उसमें पहुंच गया, तो बाद में आप मेरे को बोलोगे कि भैया आपने मेरे को अपवार्ड लगाने के लिए मना किया था सब कैंपस के लिए, तो मैंने अपवार्ड नहीं लगाया, अब मेरा दोस्त वहीं पे पढ़ रहा है। तो दोस्त, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अब कई लोगों ने क्या किया कि हॉर्टिकल्चर को लगाया और हॉर्टिकल्चर में उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी को लगा दिया कि वहाँ पर वो पढ़ जाना ही नहीं चाहते, अब वो अलॉट हो गई,
तो वो सोच रहे हैं कि यार अब मैं मॉपअप राउंड में भाग ले लूँ। दोस्त, मॉपअप राउंड में बहुत कम सीट रहती हैं, तो आपको अभी से आपको अपनी सीट को एक्सेप्ट करके अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको जो चाहते थे वो कैंपस वो नहीं मिला है, लेकिन उनको अच्छा कैंपस मिला है और उनके ऊपर अच्छे कैंपस हैं, तो उनको भी अपवाड लगाना चाहिए। तो दोस्त, इस वीडियो में मैंने आपके जो डाउट थे, जो आपके मन में आ सकते थे, वो सारे डाउट कवर कर दिए हैं। क्योंकि किसी टाइम पर मैं भी आपकी तरह एक आईसीआर का स्टूडेंट था और मैं भी यूट्यूब पर एक-एक डाउट को इसी तरह सर्च करता था और मुझे बहुत सारी अच्छी वीडियो भी मिलती थी, बहुत सारी आपको मिलती हैं वैसे ही गुमराह करने वाली वीडियो भी मिलती थी। तो इस चैनल पर आपको ऐसी कोई गुमराह करने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपको जो पूरा मैंने जो महसूस किया है, फ़ील किया है, 2 साल में जो मैंने जानकारी गेन की है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी बात फेक नहीं है। आपको कोई बात ऐसी लग रही है कि कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर जो बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिला है, तो आपको मेन कैंपस ही मिलेगा। तो आपका कोई भी जानकार हो किसी यूनिवर्सिटी में, आप उससे बात करके पूछिए, आप खुद क्लियर कीजिए, वो आपको बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट राउंड में भी आपको कोई यूनिवर्सिटी मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका मेन कैंपस ही मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कई बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं जो यही बात बार-बार बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कैंपस मिला है, तो आप उसके मेन कैंपस में जाने वाले हो। तो इस भूल में मत रहना दोस्त, आपको अपवाड लगाना चाहिए। आपको फर्स्ट राउंड में मिला है तो मेन कैंपस में मिलना ज़रूरी नहीं है कि आपको मेन कैंपस ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में अपन ने आपके पूरे डाउट क्लियर कर लिए। तो दोस्त, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं आपको और अच्छी वीडियो लाऊँगा, आईसीआर से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊँगा। आपके जो यूनिवर्सिटियों का रिव्यू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का मैंने रिव्यू डाल रखा है अपने चैनल पर। आप एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो यूनिवर्सिटी मिला है, आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए, क्योंकि आप उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले से ही नॉलेज होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। आपको भी अच्छा लगेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसके बारे में आपको पहले से पता है। दोस्तों, मैंने इस यूनिवर्सिटी सीरीज़ को इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो इसी कमी की वजह से आज सब कैंपसों में जाकर फँसे हुए हैं और वो मेरे से बोलते रहते हैं अब कि भाई तू जब ये वीडियो बना देता तो हम आज इस कैंपस में नहीं आते। लेकिन वो समय निकल गया। लेकिन आपके पास समय है, आप उन वीडियो को देखिए और आपको नॉलेज मिलेगी, आपको आगे के लिए नॉलेज मिलेगी। आपके जो जूनियर आ रहे हैं, आप उनको भी ज्ञान दे पाओगे अगर आप और यूनिवर्सिटियों के बारे में जानोगे। और आपके लिए मैं ये वीडियो रात को 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, टीएनयू में अभी मेरे हॉलिडे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 2 दिन तक ट्रेन में चलने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें आपके सारे डाउट मैंने क्लियर किए हैं। तो 2 दिन तक मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आपको कोई यूनिवर्सिटी का रिव्यू मैं बड़ी मुश्किल से ही प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको जो भी जानकारी दे सकूँ, कम्युनिटी पोस्ट पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको भी पता है कि मैंने किन-किन पॉइंटों को कवर किया है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे यह पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।